नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और स्टेनोग्राफर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है यानी कि 10 दिसंबर 2022 को, तो उसका जो आपका जीएस का और हिंदी का जो पार्ट था आपको मिल गया होगा। उम्मीद है आपने उसको कंप्लीट कर लिया होगा। और ये मैथ का और इंग्लिश का पार्ट है, जिसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट जो पेपर है उसका सोल्यूशन देंगे आपको, डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया था इसमें आपका जो प्रश्न ये पूछा गया था, अभी समझ में नहीं आया था रीजनिंग का था या मैथ का था, तो इसको हमने इसमें शामिल कर लिया है मैथ के सेक्शन में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये दिया गया है 4। तो अगर 4 की अगर बात करें तो 4 को अगर हम गुणा कर दें 1 से, ठीक है, तो 4 होगा। तो 4 हमने यहाँ लिख लिया। फिर 4 को गुणा कर दें हम 2 से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 8 को गुणा कर दें अगर हम 3 से, ठीक है, तो 3 और 24 हो जाएगा। 24 को गुणा कर दें अगर हम 4 से, ठीक है, तो ये 24 चौको 96 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर दें अगर हम 5 से 96 को, तो 480 हो जाएगा। और फिर 480 को गुणा अगर हम कर दें यहाँ पर आपका 6 से, ठीक है, तो ये बन जाता है आपका 28 और 80, यानी कि विकल्प आपका क्वेश्चन ए सही हो गया, यानी कि 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, जो आपका प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका में से हमें जो भी चीज़ें दी गई उनका सर्वेक्षण करके हमें इनके पसंदीदा खेल के बारे में उत्तर दिया गया है। तो इनके इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम क्वेश्चन निकालेंगे। तो यहाँ पर जो वय वर्ग दिया है, तो यहाँ पर लिख लेना है जो आयु है, यानी कि आयु वर्ग, यानी कि एज ग्रुप है, बस उसका मतलब यहाँ पर ये है, थोड़ा मिसप्रिंट है। और यहाँ पर हमें एक चीज़ बताई गई है कि निकटतम प्रतिशतता बतानी है कि हमें जो लगभग में मान होंगे, तो हमें लगभग में आंसर देना है, एग्जैक्ट नहीं आएंगे, ये इन्होंने पहले से लिख दिया है। अब चलिए देखते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि 3 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह बताया कि हॉकी उनका पसंदीदा खेल है। ठीक है, तो 31 वर्ष से कम, तो यानी कि ये सारे 31 वर्ष से कम हैं, तो उनको आ जाएंगे। तो हॉकी वाले कितने लोग हैं, ये दो यहाँ पर हो गए और 3 यहाँ पर हो गए, यानी कि 3 2 कितने हो गए, ये यहाँ पर 5 हो गए। और कुल कितने, 33 और 33 66, तो ये हो गया 66। अब ये इसका निकाल लेंगे परसेंट, यानी कि 100 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7.57, यानी कि ये आधे से ज़्यादा है, तो ये 7 से ज़्यादा हो जाएगा और 8 से कम, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका विकल्प 3 वाला है, यानी कि 8% यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर उसी डीआई का जो क्वेश्चन उसके अंतर्गत आपको यहाँ दिया गया है कि 21 से 30 जो वर्ग के लोग हैं, कितने प्रतिशत लोग शतरंज से इतर, यानी कि शतरंज के अलावा अन्य खेल को अपना पसंदीदा खेल बताया। तो 21 से 30, यानी कि हम इस वाले पार्ट को लेंगे, तो इसमें क्या टोटल कितने हैं, 33, ठीक है। और शतरंज वाले इसमें कितने हैं, ये शतरंज वाला पार्ट हो गया, तो यहाँ पर कितने हैं, 12 लोग। तो 33 से अगर हम 12 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है 21। तो 21 लोग कितने में, 21 लोग 33 में, तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 3 एकम 3, यानी कि 7/11। तो 7/11 को अगर हम भाग करेंगे, इस तरीके से परसेंटेज निकालेंगे, तो जो हमें उत्तर प्राप्त होगा इसको सॉल्व करने के बाद में वो हमारा हो जाएगा लगभग 64% आएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाता है। फिर आगे देखते हैं, जो आपका प्रश्न दिया गया है आपके एग्जाम में, बस ये डीआई से रिलेटेड है कि कुल प्रतिदर्श में कितने प्रतिशत ने कबड्डी को अपना पसंदीदा बताया, यानी कुल का मतलब ये और ये और ये, इनको सबको मिला करके हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम इनको जोड़ लेते हैं, तो इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा कुल 134 प्राप्त हो गया। और कबड्डी वाले कितने लोग हैं, कबड्डी में एक एक ये हो गया, और 4 1 5 और 11 और 5 16, यानी कि 16 बटे आपका 134 जो हो जाएगा। और इसका जो प्रतिशत हम निकालेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा लगभग लगभग आपका 12% कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया गया है कि 2 संख्याएं दी गई हैं, कोई 2 संख्याएं हैं, ठीक है, और उनका क्या कह दिया गया है, m और n है, ठीक है, m और n है, उनका महत्तम समापवर्त कंडीशन दी गई है, महत्तम समापवर्त, या फिर कह सकते हैं हम हाई कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि m और n दोनों अभाज्य हो सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या कहा गया, एक संख्या अभाज्य हो सकती है और ये दोनों सटीक हो तो 2 उभयनिष्ठ गुणक हो सकते हैं, दो संख्याएं एक अन्य दूसरे की सहअभाज्य हो सकती हैं। तो इनमें क्या हो सकता है, आपका ए वाला आंसर सही हो सकता है, ठीक है, बी सही हो सकता है, डी सही हो सकता है। इस तरीके से अगर यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि ए बी डी सही हो सकता है। बाकी आंसर के आने पर हम डिटेल में आपको चीज़ें करवा देंगे, और ये चीज़ अगर मान के सॉल्व करें तो ये नहीं होंगी। फिर आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न दिया गया है कि 4 बालक हैं, यानी कि 4 बॉयज़ हैं,
और 4 बालिकाएं हैं, यानी कि आपके क्या हैं, 4 गर्ल हैं। ये कहा गया किसी पंक्ति में एक अंतर यानी कि एक को एक छोड़कर एक बैठे हैं तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, यानी कि एक बॉयज़ बैठे और एक गर्ल बैठे, तो इस तरीके से कैसे बैठ सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है फैक्टोरियल का क्वेश्चन, यानी कि हम ये क्या कर लेंगे, इस तरीके से बॉयज़ को बिठा देंगे, प्लस हम क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसका ये 4 का फैक्टोरियल इस तरीके से कर लेंगे। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है आप 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें जो प्राप्त होगा 24 का स्क्वायर, और इसी तरीके से यहाँ भी प्राप्त होगा हमें 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हम ऐड करके निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 576 और प्लस 576, ठीक है। तो ये जुड़ करके जो बनेगा 1152 बनेगा। तो 1152 कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये वाला विकल्प जो दूसरा है आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि एक हीरे की कीमत इसके भार के वर्ग के बिल्कुल भिन्न है, ठीक है। तो हीरे के जो 4 टुकड़ों में विखंडित हुआ उसका अनुपात क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, 3 दिया गया है और 4 दिया गया है, दूसरा क्या 5 दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से कुछ दिया गया है और विखंडित हो जाता है। तो ये कुछ तरीके से क्या था, अगर हम ये कुल जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 13, और 13 का अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 169, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मूल है, ठीक है। और ये टूटने के बाद ये क्या होता है, वर्ग की बात कर रहा है, तो हम इसको वर्ग कर लेते हैं। 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, 4 चक्कू 16, ठीक, और 5 क्या हो जाएगा 25, ये इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 51 प्राप्त हो जाता है, ये यहाँ पर। अब फिर हमें जो दिया गया है, यानी कि इसको 169 और 51 का अगर हम अंतर निकाल लें तो वो हमें प्राप्त होगा 118, और 118 किसके बराबर यहाँ पर दिया गया है, 118 ये आपका रेशियो है, रेशियो कह सकते हो। तो ये हमें जो दिया गया है ये है 2 3 6 और ये आपका 000। तो यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा वो 2000। इसको अगर भाग देंगे इस तरीके से तो जब 2000 में प्राप्त हुआ तो हमसे मूल कहा जा रहा है, मूल निकालो। तो मूल हमारे पास कितना था, ठीक है। तो मूलतः यहाँ पे मूलतः हीरे की कीमत क्या थी, तो मूलतः क्या A169, अगर इसको हम गुणा कर दें हम 2000 से तो हमें जो उत्तर प्राप्त हो जाएगा वो 3,38,000 प्राप्त होगा। तो 3,38,000 कहाँ पर है, ये 3,38,000, यानी कि ये आपका जो तीसरा वाला है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आपसे जो पूछा गया था एग्जाम में कि एक साइकिल का अंकित मूल्य इतना है, मतलब 2000 है, और यह 20% और 10% का क्रमिक बट्टा देते हैं और नगद करने पर 5% का अतिरिक्त छूट दे देते हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या करते हैं, तो साइकिल पर हमें कितना भुगतान करना पड़ा, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, देखो 2000 दिया, 2000 पे सॉल्व करेंगे तो हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए 100 मान लेते हैं, ठीक है। 100 पर हमसे क्या कहा गया कि हमने कितना कम कर दिया, 20% कम कर दिया। 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 होगा, तो 20 घटा देंगे तो हमें 80 बचेगा। फिर 80 पे क्या कहा जा रहा है, 80 का 10% कम कर दो, तो 80 का 10% हमें कितना हो जाता है, यहाँ पर 8 हो जाता है। तो इसमें से अगर 8 घटा देंगे तो 72 बचेगा, ठीक है। फिर हमें 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो इसका 72 का 5% अगर आप सॉल्व करोगे तो ये निकल करके आएगा आपका 3.6। तो इसमें से जब आप 3.6 घटाओगे तो यहाँ पर निकल करके आएगा 68.4, ठीक है, परसेंट। अब आपको क्या दिया गया है कि 68.4 क्या है, इतना हमें भुगतान करना पड़ा, हमने अपनी जेब से नगद देना पड़ा इतना। तो हम ये जो दिया गया है 2000, ठीक है, 2000 का अगर हम 68.4% निकाल लें, ठीक है, तो हमें क्या आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये कैलकुलेशन करने पे मिलेगा 1368 रुपया हमें प्राप्त हो, यानी कि दूसरा वाला आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, इसको करने के 50 तरीके हैं, ठीक है, लेकिन एक तरीका ये है, अगर हम इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करा लें तो आपका एक क्वेश्चन सही हो जाता है। यानी कि x दिया गया है, फिर 4/x बराबर 4 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम x बराबर 2 मान लेते हैं, ये सोचने पर डिपेंड करेगा, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी तो तुरंत कर लोगे। तो x अगर 2 मान ले तो 2 हमने लिख लिया, ठीक है, फिर 4 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, 2 x की जगह पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसको सॉल्व करने के लिए तो क्या कर लेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना बचा 2 और प्लस 2, 2 2 जोड़ दिया, 2 बराबर 4 और 4 बराबर 4, तो ये आंसर सही आ रहा है। तो अब हम क्या कर लेंगे, जो हमें यहाँ पर इक्वेशन दी गई उसकी जगह 2 लिख देते हैं, यानी कि जो 2 दिया गया उसकी पावर 5 कर देते हैं, और प्लस जो 2 नीचे 2x दिया गया उसकी पावर 2 की पावर 3 कर देते हैं। तो ये क्या प्राप्त होगा, 2 की पावर जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है पावर 5 है, वहाँ पर 32 हो जाएगा, और प्लस ये 1/2 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 257/8, आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं जो हमें दिया गया है क्वेश्चन कि
जब हम 5 क्या दिया है 52,416 को 312 से भाग देते हैं तो भागफल हमें इतना प्राप्त होता है, ठीक है, 168। फिर यहाँ पे 52 दिया गया 0.416 और फिर दिया गया है 0.0168, इसे भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होगा। तो यार यहाँ पर देखो सिर्फ हमें, अगर देखो यहाँ पर 3 के बाद दशमलव और यहाँ पर 4 अंक के बाद दशमलव, यानी कि एक क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा ऊपर जब भागफल देंगे तो हमें जब यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है 168 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो जब इसको हम भाग दे देंगे यहाँ से तो हमें क्या, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि 52.416 को अगर हम डिवाइड करेंगे 0.0168 से, तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो 3120 प्राप्त होगा, यानी कि जो आपका विकल्प पहला है वो आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। फिर आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि रेडीमेड कपड़े के एक शोरूम में डिजाइन जो आपका ड्रेस है बी जो है उसकी कीमत एक ड्रेस की कीमत से 10% अधिक है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, यानी कि हमसे क्या कह रहा है कि जो ए है और बी है इसमें कंपैरिजन हमके करके बताया जा रहा है कि ए अगर 100 है तो बी क्या है आपका 110 है, क्योंकि वो 10% अधिक है, ठीक है। फिर दोनों ड्रेसों पर क्रमशः कितना हो जा रहा है, ए और बी दोनों ड्रेसों पर क्रमशः 40% और 20% अंकित था, यानी कि बढ़ा करके लिखा गया। तो इसका 10% इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है हमें, इसका 40%। तो इसका 40% अगर जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा 140, और इसमें क्या कह रहा है 20%, ठीक है। तो इसका 20% अगर जब निकालेंगे तो हमें क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ देंगे तो 132 हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। फिर कह रहा है कि ए ड्रेस पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, तो 140 का अगर हम 4%, ठीक है, घटा दे इसमें से, तो 4% अगर जो हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा 5.6, यानी कि 5 रुपया 6 पैसे, ठीक है। वो इसमें से अगर घटा दें तो हमें कितना मिल जाएगा 134.4 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, बी की 5% छूट दे देते हैं, यानी कि 132 का हमें कितना निकालना है 5% इनमें से घटा देना है। तो 132 का अगर जब आप 5% निकालोगे तो वो हो जाएगा 6 रुपया 6 पैसा, ठीक है। तो इसमें से घटाने पर जो हमें प्राप्त होगा 125.4 प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि ड्रेस का ए से बी के विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो इतना है, यानी कि इनका और इनका जो परसेंट का अंतर, तो इनका जब क्या अंतर निकाल लेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। तो यानी कि 9% बराबर कितना दिया गया है 209.25 आपके प्रश्न में दिया गया है। तो हमसे क्या कह रहा है, तो एक ड्रेस की कीमत कितनी थी, तो ए ड्रेस की कीमत अगर हमें ज्ञात करना है तो इससे क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 209.25, ठीक है, बट्टे यहाँ पर हमने क्या कर लिया 9, और हमें कितना चाहिए 100% का, तो हमने इसको क्या कर दिया 100 से इस तरीके से भाग कर दिया। तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ पर सॉल्व करने के बाद में तो 23 और 25 यानी 2325 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्टेप स्टेप मतलब आपको आगे बढ़ना था, ठीक है। फिर यह है कि कोई रकम कतिपय साधारण दर पर 4 वर्ष तक रखी जाती है, यदि साधारण ब्याज दर 1% अधिक होता, ठीक है, तो 6800 रुपये क्या होता प्राप्त होता। तो निवेशित धनराशि कितनी होगी, तो हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देख लेते हैं, हमसे ये कहा जा रहा है कि कोई साधारण ब्याज पर, तो साधारण ब्याज कितना 4 साल के लिए, ठीक है, और 1% दर पर, तो 4 एकम 4, ठीक है, 4%, 4% हमसे ये कहा जा रहा है। तो ये 4% की वैल्यू हमें कितनी दी गई, 4% दिया गया है 6800 रुपया दिया गया है, ठीक है। फिर अगर हम इसका 1% निकालें तो कितना प्राप्त होगा, तो 1% हमें प्राप्त हो जाएगा आपका 1700, ठीक है। हमें कितना चाहिए 100%, तो इधर 100 से गुणा कर देंगे एक में, और इधर क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे तो क्या होंगे, इधर दो जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कि ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका पहला वाला आंसर हो जाएगा, पहला विकल्प, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो आपका प्रश्न दिया गया है इसमें ये कह रहा है कि शर्मा जी ने किसी वित्तीय कंपनी में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेश किया, ठीक है, और इस स्कीम से अर्जित ब्याज को उन्होंने 3% की साधारण ब्याज दर पर श्री वर्मा को उधार दे दिया। तो 2 वर्ष बाद श्री वर्मा ने ऋण और ब्याज की कुल रकम के रूप में 3339 रुपये दिए। तो ज्ञात करें कि शर्मा ने वित्तीय कंपनी में वस्तुतः कितनी धनराशि का निवेश किया था। तो ये क्वेश्चन अगर हम डिटेल में कराएंगे तो बहुत लंबी जाएगा, लेकिन हम फिर भी ओवरव्यू आपको दिए दे रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर ये इस तरीके से 10% को मान के करेंगे तो आपको यहाँ पर टफ लगेगा, तो सीधा सीधा कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर अगर आप ये 1000 मान लें और 1000 पे यहाँ पर पहले साल में क्या हो रहा है आपका 10% मिल रहा है, कितने 2 साल के लिए, तो पहले साल में कितना 10% मिलेगा, ठीक है।
100 रुपये हो जाएगा। दूसरे साल में कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। और दूसरे साल में यहाँ ब्याज पर तो ब्याज मिलेगा कि 10%, तो इसका 100 का 10% कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा 10%। ठीक, अब इस तरीके से अगर जोड़ लेते हैं तो ये पूरा अगर हमें कितना प्राप्त हो जाता है ब्याज, CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा हमारा 210। ठीक है, जब ये 210 प्राप्त होगा और बाकी इधर हमारा कितना साधारण ब्याज पर निकल रहा है, ठीक है, 2 वर्ष का और 2% 3 का, तो ये 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। CI देखो 10% दिया गया है आपका 2 साल के लिए। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कर लोगे और इसको सॉल्व कर लोगे तो इनके अनुपात का रेशियो देखो यहाँ पर जो दिया गया है 33:93 दिया गया है। तो इस बेसिस पे अगर आप इसको रख करके सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर उत्तर बन करके आएगा आपका 15,000 रुपये। ठीक है, बाकी डिटेल में हम इसको आपका जो सोल्यूशन करवाएंगे आपका अभ्यास तो उसमें करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं अगला वाला प्रश्न। ये वाला जो प्रश्न दिया गया है कि यदि लेमडा बराबर इतना दिया गया है p/30 और क्यू बराबर का मतलब जो मान दिया गया है वो 60 दिया गया है और थीटा बराबर p बराबर इतना और इसका q बराबर इतना। अब p q से बड़ा है तो उपयुक्त में से ये हमें कंडीशन दी गई कौन कौन सा सही होगा। तो इस क्वेश्चन को मतलब बहुत लोगों ने जो मतलब आंसर आ रहा है सबका अलग अलग आ रहा है। तो इस वाले का जो आंसर है तो मैं अभी तक के लिए ये दे रहा हूँ, बाकी जो आपका आंसर किया आएगा तब मैं इसको डिटेल में बता दूंगा। क्योंकि अगर अभी हम क्या करें क्वेश्चन रख के सॉल्व करें तो कभी ए आ जाता है कभी ये आ जाता है। ठीक है, तो बाकी इसको हम बाद में डिटेल में देख लेंगे, मैं बाकी सब कुछ आपको करवा दूंगा। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर देखते हैं प्रश्न। बस आप यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके फॉर्मेट को समझते जाइए। फिर आगे जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है ये इसके अंतर्गत दिया गया है, मॉड के अंतर्गत। ठीक है, फिर हमसे कहा जा रहा है कि इसमें हमें x का मान बताना है। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है तो ये खासकर क्या हो जाता है, एक रैखिक समीकरण बनेगा। ठीक है, रैखिक समीकरण कह सकते हैं इसे, या फिर हम क्या कह सकते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है, हमेशा इनके जो हल होते हैं, मान होता है वो एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनके समीकरण की पूर्ति कैसे हो देगी समीकरण, तो यहाँ पर एक हल होगा। बाकी अगर आप रख के सॉल्व करना चाहते हो तो बाहर रख करके सॉल्व कर लो, तभी x बराबर यहाँ पर आपको 1 प्राप्त होने वाला है। ये सब क्या है, बेसिक और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ से चीज़ें ओरिजिन होती हैं। ठीक है, बाहर आती हैं। फिर दिया गया है आपका जो क्वेश्चन दिया गया है कि p संख्या p और p का औसत जो आपका दिया गया है p और q की पावर 5 दिया गया है, और q संख्याओं का औसत जो आपका दिया गया है p और q की पावर 5 दिया गया है। तो p और q की संख्याओं का हमसे औसत पूछा गया है। ठीक है, तो जो हमें संख्या दे दी गई है, तो पहली संख्या इस तरीके से दी गई है, तो संख्याओं का औसत है तो क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि p और फिर क्या कर लेंगे p और इस तरीके से q की पावर 5। अब संख्याओं का औसत तो हम इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो जोड़ देंगे, फिर क्या देंगे, आपका q दिया है तो q से गुणा कर देंगे इसका q और p की पावर 5। तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल करके आपका क्या आएगा, p स्क्वायर हो जाएगा और q की पावर 5 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका p स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा और p की पावर 5। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लें तो कॉमन हमें देखो दोनों में क्या मिलेगा, p स्क्वायर और q स्क्वायर हमें कॉमन मिल जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो आपका बचेगा q का क्यूब और प्लस p का क्यूब बचेगा। ठीक है, तो ये हमें इतना प्राप्त हो गया। अब इसके आगे के जो स्टेप करेंगे तो इसके बेस पे करेंगे, इसके बेस पे करेंगे तो हम देखो हम एक इक्वेशन होती है जो कल हमने बताया भी था जब पेपर सॉल्व करवाया था, तो a क्यूब और प्लस क्या होता है आपका b क्यूब। ठीक है, इसमें जब आप रखेंगे तो आपको जो प्राप्त हो जाएगा यानी कि a प्लस बी, और ब्रैकेट में आपका क्या होगा a स्क्वायर माइनस ab और प्लस आपका b स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो जब इसको आप रख के सॉल्व करोगे इसके नीचे, तो सॉल्व करने से पहले आप क्या करोगे, इससे भाग दे दोगे इसको, क्योंकि हमें निकालना है p प्लस q संख्याओं का औसत। तो जब ये दिया गया है तो इससे हम क्या करेंगे, p प्लस क्यू से जब हम भाग देंगे इसके बेस पे, तो ये वाला इस तरीके से कुछ कैंसिल हो करके जो आपका उत्तर बनेगा जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस पी क्यू। ठीक है, तो ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आया था मतलब आपके एग्जाम में जो पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु पर b लागत का मूल्य ये लागत के मूल्य से क्या दिया गया है, इतना ज़्यादा अधिक दिया गया है। ठीक है, तो ये वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाए और बी को के 20% के हानि पर बेचा जाए, तो ई और बी के बीच का अनुपात इस तरीके से निकल कर आएगा। तो बी का हमें क्या करना था, लागत मूल्य बताना था। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जो ए दिया गया है और बी दिया गया है, ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना जैसे कि 100 हो सकता है और बी कितना 21.25% जो आपका ज़्यादा है, तो यहाँ पर 100 में जब जोड़ दोगे तो 121 क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा।
फिर ये 10% बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये कितना 20% घट रहा है, ये हान पर बेच रहा है, ठीक है। तो जब ये हान पर बेचेगा तो अब 121 ये कितना हान पर बेचेगा तो बचेगा कितना 80% बचेगा, यानी कि 80 100। तो इसको क्या कर सकते हो आप 4/5 लिख सकते हो। तो इसको क्या करोगे 2/5 तरीके से 4/5 क्या कर गुणा करके इस तरीके से आप रेशियो इनका जो मान निकाल लोगे, इनका जो अलग अलग मान निकलेगा वो जो यहाँ पर दिया गया है रेशियो, ठीक है, वो 2.3 के आपका 2 और अनुपात 3 के अनुपात में रख करके जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इनकी लागत जो है बी की जो लागत है वो निकल आएगी, ए बी सबकी निकल आएगी, लेकिन जो बी की लागत यहाँ पर होगी वो 41.25 रुपए होगी, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और डिटेल में इसका जो सॉल्यूशन है आपका जो है वो अभ्यास जो प्रश्न हो गया यानी प्रैक्टिस सेट उसमें सब कुछ करवा दिया जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं जो आपका प्रश्न दिया गया है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 13 है, जो आपका दिया गया है, ठीक है। आपका ए बी बराबर ये वाला ए बी बराबर 13 दिया गया है और ए सी बराबर 5 दिया गया है और फिर बी सी बराबर 12 दिया गया है, ठीक है। तो यदि ये क्या है पैरेलल यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो सी डी की लंबाई बताओ, ये जो बीच वाला लंबाई है, ठीक है। तो एक एंगल अगर हम ये मान लेते हैं हमें, तो जिसकी ऊंचाई क्या दी गई है 12 दी गई है और आपका आधार कितना दिया गया है 5 दिया गया है, ट्रेंगल तो वही है, ठीक है। अगर हम क्या कर लें इसी ट्रेंगल को हम इस तरीके से यहाँ पलट दें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री हम इस तरीके से मान लेते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं बेस बना लेते हैं। तो बेस हमें क्या एक्स पता नहीं है, ठीक है। ये ऊंचाई इसकी मतलब बेस यहाँ पर एक्स जो क्या दिया गया 13 दिया गया, तो ये वाला 13, तो ये वाले 13 को अगर हम यहाँ लिख लें और एच हमें पता नहीं है, तो इनके क्या होंगे, इनका जो क्षेत्रफल होगा यानी कि एरिया तो बराबर होंगे, यानी कि जितना योग्य उसका उतना इसका होगा, यानी कि क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है यानी कि हाफ यानी कि बटे 2 और बेस कितना दिया है 5, बेस इंटू हाइट कितना दिया गया है 12, इस तरीके से यहाँ भी रख सकते हैं हाफ और बेस कितना दिया गया यहाँ पर 13, ठीक है। और हाइट कितना दिया गया h, तो हमें h ही तो बताना है यानी कि ऊंचाई हमें इसके लिए बतानी है, हमसे ही तो पूछा गया है, यानी कि सी डी की लंबाई, तो सी डी की लंबाई ये होगी और यही इसकी ये सी ओ डी, ठीक है। तो ये जो हाफ दिया गया यानी कि ये कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा 5/12 और 13 इसके नीचे ले आएंगे, तो जब आप इसको भाग दोगे यानी कि तो हमें h बराबर प्राप्त करना है यानी कि आपका जो सी डी है, तो इस तरीके से आपका जो प्राप्त होगा तो 12×5 = 60, ठीक है, 60/13 और 13 मतलब जो आपका हो जाएगा जब इसको अगर आप भाग करोगे तो 13 चौको 52, ठीक है, 4 से जाएगा तो ये 4 वाला कहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर देखो आंसर यानी चौथा आपका इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इसके कई तरीके करने के लिए तो मैंने बस आपको एक तरीका बताया कि हाँ आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फिर आगे जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है आपका कि 8 सेंटीमीटर के समबाहु त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बने मतलब जो निर्मित त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या है लैम्डा दिया गया है, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 ये क्या होगा, ये आपको आसानी से मतलब बताया जा सकता है, किया जा सकता है कुल मिला के। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मैंने बताया था इससे पहले क्लास में कि सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होते हैं, यानी कि समबाहु समान बाहु हैं, यानी कि ये 8 है ये 8 है ये 8 है, ठीक है। तो अगर इनके बीच में अगर एक ट्रेंगल इनके मध्य बिंदु मिला लेते हैं ये वाले और एक मान लो कि रेक्टेंगल आपका ट्रेंगल बना लेते हैं, इनके बीच में मिला करके क्या बनेगा त्रिभुज बनेगा, तो जितना ये होगा एरिया जितना ये इतना, यानी कि यहाँ पे 4 त्रिभुज मिलेंगे और सबके एरिया क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है, 4 बराबर कट जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का उसका जो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर कर लेते हो। तो यहाँ पर भुजा कितनी दी गई है 8, तो भुजा की जगह पर हम 8 रख देते हैं, ठीक है। 8 का क्या कर देंगे गुणा, 8 एक कम 8 8 2 बार कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर जो दिया गया इसलिए। फिर क्या करेंगे 4 एकम 4 4 दूनी 8 कट जाएगा, तो 8 दूनी 16, ये क्षेत्रफल कितना आ गया 16√3 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है 4 ट्रेंगल हमें चाहिए किसका सिर्फ बीच वाले का चाहिए, तो क्या करेंगे इसको 4 से भाग दे देंगे, तो कितना 4 एकम 4 4 चौके 16, तो हमें कितना प्राप्त हो गया इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमें ये बीच वाला जो ट्रेंगल था ये वाला जो पूरा कलर्ड है इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया 4√3 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसका मान रखना है। अब लेमडा जो हमें प्राप्त हुआ है ये वाला ये आपका जो लेमडा दिया गया है, तो लेमडा बराबर हमें जो दिया गया है वो आएगा 4.5 4.3, तो 4.3 तो 4√3 का स्क्वायर और प्लस 1 और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। अब क्या करेंगे ये हो जाएगा, अब अंदर कितना हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 कर सकते हैं 16 48, इसको जब सॉल्व करेंगे और 1 ये कितना हो जाएगा 49, तो 49 के ऊपर रूट लगा, रूट बाहर निकालेंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। तो हमारा 7 किस में आ रहा है एक वाले इसमें आ रहा है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। फिर देखते हैं इसमें क्या करना था, जो आपकी ये दी गई है समीकरण इनको अगर सॉल्व कर लेते तो आसानी से आपका उत्तर आ जाता, ठीक है।
यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरीके से जब आएंगे तो आप कैसे डील करोगे, बस मेरा बताने का उद्देश्य ये है। तो जब आप इसको सवाल भाग करोगे तो ये आएगा 0.55 आएगा, ठीक है। और 5/8 को अगर जब भाग करोगे तो ये आपका क्या आएगा, 0.625 आएगा, ठीक है। और 3 2 4 मतलब 3/4 दिया गया है, जब इसको भाग करोगे 0.75 आएगा। और ये 7/12 दिया गया है तो ये आएगा आपका 5.8 आएगा भाग देने पर। अब हमको ये कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यक्त करो, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे बड़ा मतलब यहाँ पर अगर देखें कि सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा, यानी कि सबसे छोटा कौन है, तो ए वाला है। तो ये वाला किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि सबसे छोटा कौन है, ठीक है। सबसे छोटा जो आपका दिया गया है वो हो जाएगा यहाँ पर 75। देखो यहाँ पर मतलब जो दिया गया है आपका सबसे बड़ा, ठीक है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर दिया गया है 0.75 यानी 75 वाला, यानी कि आपका जो सी होगा वो आएगा। तो सब सी कहाँ पर आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, यानी कि जो आपका मतलब आपका जो विकल्प चौथा हो जाएगा वो आपका इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर जो अगला प्रश्न दिया गया है कि एक देसी घी की किसी टिन में कुल क्षमता कितना है, 4/5 वाला भाग भरा है, और इस टिन के घी से क्या कहते हैं 6 बोतल निकाल लिए जाते हैं और 8 कटोरी उड़ेल दी जाती हैं, और टिन का 2/5वां भाग भर गया है। और यदि बोतल की संधारण क्षमता कटोरी की क्षमता की 2 गुनी है तो टिन में कितना बोतल घी रखा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको करने की जब कोशिश मतलब करेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो आपका दिया गया है कि 4/9 क्षमता है, ठीक है, जो एक टिन दिया गया है उसकी। तो 4 को अगर हम यहाँ पर 40 मान लें और ये 90 मान लेते कुल 90 लीटर इसकी क्षमता थी, ठीक है। तो यहाँ पर 40 अगर भरा है तो ये खाली कितना हो जाएगा, इसका अंतर 40 और 90 का अंतर कितना, 50 हो जाएगा। 50 यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका खाली हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ, लेकिन एक चीज यहाँ पर हमें और दी गई है, जो हमसे कहा गया है, एक अनुपात दे दिया गया है कि कटोरी और बोतल का। तो बोतल अगर यहाँ पर कितनी हो गई है, अगर वो 2 है उनकी, उसकी क्षमता 2 लीटर है, तो यहाँ पर कटोरी की जो आपकी क्षमता दी गई है, मतलब यहाँ पर देखो 2 गुनी टिन का कितना, ठीक है ना, संधारण बोतल। तो यहाँ पर आप इसको देख पा रहे होगे, तो ये कितना हो जाता है 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। दूसरी कंडीशन में हमसे ये कह रहा है कि जब 6 बोतल निकाल लिए गए और उसमें 8 कटोरियां उड़ेल दी गई तो टिन का 2/5वां भाग भर जाता है, यानी कि 2/5वां भाग किसका, तो 2/5वां भाग किसका भरेगा, यहाँ पर 90 का, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, 90 का 2/5वां भाग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 कट करके कितना बचेगा आपका 18, और ये 18 दूना कितना हो जाएगा आपका 36, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पर 36। और दूसरा यहाँ पर अगर इसकी बात करें कटोरी, तो ये कितनी थी, 6 थी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और ये कितनी 8, मतलब आपका बोतल थी 8, यहाँ पर 6 बोतल थी, ठीक है, कटोरी 8 थी। तो ये यहाँ 8 से गुणा कर दे, 8 एकम 8 हो जाएगा। तो 12 और 8 ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको देखेंगे मतलब इनका अंतर हो जाएगा, वो अंतर हो जाएगा 4 लीटर का या 4 क्वांटिटी का, ठीक है। और यहाँ भी देखो, यहाँ पर हम यहाँ पे कितना भरा था 40, और ये कितना, अब इसमें कितना भरा है 36, तो इसका अंतर भी कितना हो जाता है आपका 4 हो जाता है, यानी कि ये और ये दोनों क्या है, आपस में समान है, ठीक है। तो इनकी क्षमता और इनकी क्षमता आपस में समान है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बोतल क्या होगा जब आपका ये 90 हो, जब पूरा कितना है 90 लीटर है, अब बोतल कितना है, यहाँ पर हमें सिर्फ क्या कहा जा रहा है कि कितनी बोतलों में रखा जा सकता है। तो बोतल क्या हो जाएगा 90 कुल है 90 और 2 लीटर की क्षमता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो 45 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 वाला अगर आंसर देखें तो विकल्प जो यहाँ पर पहला दिया गया ये वाला आपका उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए। फिर आगे देखते हैं, एक प्रश्न दिया गया है कि 4 बालक एक किसी वृत्त का जो पथ है उसके आसपास दौड़ रहे हैं और प्रत्येक क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 48 सेकंड और 60 सेकंड में क्या करें, अपना पूरा फेरा कर ले रहे हैं। तो उन्हें एक मतलब क्या होगा, दोबारा एक साथ मिलने, मतलब कितनी देर पर मिलेंगे किसी स्थान पर एक साथ सभी के सभी। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझो ना कि ये क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ये है कि देखो हमें जो 24 दिया गया, ठीक है, 36 दे दिया गया, ये मतलब 36 सेकंड है, फिर 48 सेकंड है, फिर आपका 60 सेकंड है। तो इनका सबसे पहले क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका निकल करके आएगा 720। तो 720 निकल करके आएगा, ये क्या निकल करके आएगा सेकंड। अब इनको सेकंड को मिनट में बनाने के लिए क्या कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे। तो ये क्या बन के रहेगा, 6 कम 6 और 6 12 6 72, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो विकल्प ए वाला हो जाएगा 12 मिनट। तो 12 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 मिनट आपस में ये जितने चारों के चारों एक बार फिर से मिलेंगे, ठीक है। देखो अगला जो प्रश्न दिया गया है ये घन घनाभ मैं पढ़ा चुका हूं, पहले वाली जो आपका सेक्शन मैंने अभ्यास प्रश्न कराया था उसमें। यदि किसी घनाभ की बीमा है तो घनाभ की जो बीमाएं होती कितना, एल बी
एच हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो एल बी एच यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम सबको मान लेते हैं 2, 2 गुणे 2 और गुणे 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कर रहा है कि जनाब की जो बीमा है 100% बढ़ा दी जाए, तो ये 100% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका भी 4, इसका भी 4 हो जाएगा। तो अगर इसको आपस में गुणा, इनका आयतन निकाल लेंगे, देखो आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो 4 × 4 = 16 = 64, ये 64 निकल करके आया। जब ये 64 निकल करके आया तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, जब इनका अंतर निकालोगे 56 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हम 8 होगा, ठीक है, तो वो 56 का कह सकते हैं इसमें कितना % होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे इस तरीके से अंतर रख करके, तो आपको जो उत्तर प्राप्त होगा वो 700% होगा, यानी कि 700% की यहाँ पर आपको वृद्धि होगी, ठीक है। इसको करने के 50 तरीके हैं, आप कोई भी कॉमन करके, कोई डिजिट मान करके इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। बाकी डिटेल में आपको मैं अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस सेट में सब करवा दूंगा। देखो यहाँ पर ये दिया गया है ए बी और सी का अनुपात जो दिया गया है निवेश करने का, कोई व्यवसाय शुरू करते हैं और 6 महीने बाद उनकी तुलना में राशि इतनी इतनी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व ना करा करके सीधे उत्तर बताएंगे और एक कॉन्सेप्ट बता देंगे। देखो जब ए लगाया, बी लगाया, सी लगाया, तो एक तो होता है उनकी जो राशि होती है जो इन्वेस्ट करते हैं और कितने टाइम के लिए करते हैं, तो उनका जो गुणा होता है, ठीक है, वही उनका क्या हो जाता है, आगे जो शेयर बनता है यानी कि जो उनका हिस्सा बनेगा, लाभ का बनेगा, तो उनका लाभ का उतना ही हिस्सा बनता है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है। और कितने, देखो कितना इन्वेस्ट किया और कितने समय के लिए किया, ठीक है, तो उन्हीं के हिसाब से उनका जो अनुपात आएगा वही इनका क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, उनका हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा 5, 16, ठीक है, और 14, यानी कि आपका विकल्प जो आपका दिया गया है सी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी हम डिटेल में चीजें करवा देंगे। फिर आगे दिया गया है कि कोई दुग्ध विक्रेता किसी दूध की किसी मात्रा में पानी मिलाता है, ठीक है, तो दूध लागत के क्या करता है, मूल्य को बेचकर वो 10% का मुनाफा कमाता है। तो अर्जित करने के लिए उसे दूध में कितने अनुपात में पानी मिलाना चाहिए। अरे भाई तो 10% का जब मिलाता है तो यहाँ पर सीधे सीधा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो उत्तर आएगा इस प्रश्न के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका 1:10 के अनुपात में हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अब देख लेते हैं, अभी तक यहाँ पर आपने जो चीज़ें की सॉल्व की वो आपने देखा, यहाँ पर मैथ का सेक्शन था। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। तो इंग्लिश में देखो ये आपका पैसेज आया था, तो पैसेज के लिए हमने टेलीग्राम जो आपका चैनल है वहाँ पर हमने पूरा पेपर शेयर कर दिया है, तो वहाँ पर आसानी से पढ़ करके और इसको आराम से इसे देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मैं सीधे सीधे क्या करूँगा, इसके आंसर बता दे रहा हूँ, बाकी जहाँ पर जो प्रश्न समझाने वाले वो मैं समझा भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो प्रश्न था कि हाउ डिड द राइटर फेंड ऑफ द टॉन्ट्स एंड जिप्स ऑफ द होल फैमिली, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुड, ये वाला हो जाएगा गुड हार्मोनियली, ठीक है, यानी कि जो आपका जो विकल्प ये हो जाएगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। फिर आगे दिया गया है नॉट चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग। तो अगर आपने इस पर्टिकुलर पैसेज को नहीं भी पढ़ा था तभी इस तरीके से इसका मतलब समझ सकते हो, क्योंकि कोई काम हो रहा है बदल नहीं रहा है, तो मतलब एक ही काम को बार बार कर रहे हैं तो क्या है, मोनोटोन, मतलब क्या हो जा रहा है, थकाऊ उबाऊ। और थकाऊ उबाऊ यहाँ पर जो एक शब्द दिया गया है मोनोटोनस, तो मोनोटोनस का मतलब ही होता है थकाऊ, यानी कि उबाऊ टाइप का चीज़ें जो होती हैं। तो आप बिना पैसेज पढ़े भी आप इस प्रश्न को कर सकते थे। फिर देखते हैं आगे जो प्रश्न दिया गया है कि व्हाट डिड द राइटर टू गेट ऑफ द बेड 11 मिनट अर्लियर देन द यूजुअल, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या था, एक सेल्फ डिसिप्लिन वाली बात आ जाती है, तब की बात होती है। इसको जब पैसे पढ़ोगे तो आसानी से सब कुछ कर लोगे। फिर यहाँ पर दिया गया व्हाई डू मोस्ट ऑफ फेल इन ऑल अटेम्प्ट एट द सेल्फ इंप्रूवमेंट। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे फेल हो जाते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प 3 हो जाएगा, यानी कि बिकॉज आवर स्कीम आर टू एम्बिशियस एंड वी नेवर हैव टू टाइम टू कैरी देम आउट, ठीक है। फिर आगे देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न था, मतलब लास्ट वाला पैसेज का। तो यहाँ पर दिया गया था व्हाट वर द राइटर रेजोल्यूशन। राइटर रेजोल्यूशन क्या लेता है कि वो फिजिकल एक्सरसाइज करेगा मॉर्निंग में, और क्या करेगा, सुबह सुबह पढ़ाई करे, मतलब रीड मोर, कब, शाम के समय तक क्या करेगा, बढ़िया अच्छे से पढ़ेगा। यानी कि यहाँ पर आपका जो विकल्प बहुत हो जाएगा, यानी कि दोनों, बहुत यानी कि दोनों, यानी कि विकल्प 1 और 2 दोनों, यानी कि आपका जो तीसरा वाला आपका जो होगा विकल्प वो आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आपका यहाँ से हमसे क्या पूछा गया था कि सेम, यानी कि हमसे सेम इन मीनिंग, सेम मीनिंग मतलब बताया था मैंने आपको, जो क्लास कराई थी वो सिनोनिम होती हैं, ठीक है। जो यहाँ पर मीनिंग दिया गया है वो क्या दिया गया था, स्पोरेडिक दिया गया था। स्पोरेडिक का मतलब होता है कोई छिटपुट, ठीक है, कभी कभार कुछ होता है, जो कोई चीज़ यहाँ पर क्या हो, कभी कभार हो, ठीक है, तो छिटपुट होता है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो इरेगुलर हो जाएगा, यानी कि कोई चीज़ रेगुलर हो ही नहीं, कभी कभार हो जा रही है। और स्कैटरिंग का मतलब होता है छुटका, जो मतलब होता है छिटकना, बड़ी तेजी से कोई चीज़ फिजिकली छिटक जाती है।
और फ्रीक्वेंट का मतलब होता है अक्सर। इस तरीके से आप चीज़ें याद रख सकते हो, ठीक है। फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि फिलिंग द ब्लैंक्स, हमें जो ये करना था और कैसे करना था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना था। तो लास्ट टाइम हमने जो कंप्लीट क्लास ली थी तो उसमें क्या कहते थे, मैंने सब कुछ यहाँ पर आपको करा दिया था। अगर आपने उसको रिवाइज किया था या रिवाइज करके गए होंगे तो इसमें आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल गए होंगे सिर्फ एक क्लास से, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के लिए हैज हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में हैज लगता है, और कॉन्टिन्यूस जब चलता है तो वहाँ पर क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं, यानी कि जो आपका ये चौथा हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये सब कुछ मैं आसानी, मतलब क्या सारा रिवाइज करा दिया, सारा पढ़ा भी दिया हूँ, ठीक है। अगर आपने क्लासेस की तो आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं की तो आप जाके उन्हें कर सकते हो, बहुत छोटी छोटी क्लासेस हैं। फिर यहाँ पर देखो जंबल्ड फॉर्म दिया था, तो जंबल्ड फॉर्म दिया था, हमें इसको क्या करना था, बदलना था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर कि ए से, तो ए से क्वेश्चन स्टार्ट हो फ्रॉम द, तो ये तो कोई चीज़ कोई सेंटेंस फ्रॉम से नहीं स्टार्ट हो, मतलब उसका सही सिक्वेंस नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये विकल्प आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। चौथा वाला कट जाएगा। फिर ऊपर से अगर देखें बी से, तो बी पे कोई बात हमारी खत्म हो रही है, तो बी पे बात हमारी खत्म हो रही है, यानी कि सो मच राइटर, सो मतलब जो आपके बात जो बी पे खत्म हो रही है, यानी कि सो मच इज रिटन बाय सो मेनी पर्सन्स। फिर आगे क्या, ये बात हमारी कंप्लीट नहीं हो रही, यानी कि सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या हो जा रहा है, बी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचता है डी और ए कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में सी सब में है, ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आगे से पीछे से कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये एक तरीका है करने का। अब बात करें कि डी पे क्या खत्म हो रही है, देखो कंटेम्पररी टाइम्स ऑन विच, फिर इसके बाद में कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन ये क्या करे, हमारी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, यानी कि डी भी नहीं होगा। अब सीधा क्या बन जा रहा है आपका, ये आपका जो विकल्प आपका तीसरा हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो सिर्फ आगे पीछे का देख करके क्वेश्चन कर सकते हो। हमने पीछे से क्यों चूज किया, क्योंकि तीनों में सी था, ठीक है, तो इसलिए पीछे से हमने चेक कर लिया। फिर देखते हैं आपका जो अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, इंप्रूवमेंट करना था, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे लिखा है सीइंग दैट सी इज दे दिया गया, ठीक है। फिर वेरी टायर्ड, अब टायर्ड देखो ईडी थर्ड फॉर्म लग गई, यानी कि V3 भी लगी है, और इस दे दिया गया है, यानी कि ये गलत है, यहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो पहला जो ऑप्शन ये था आपका कैंसिल हो गया कि इंप्रूवमेंट नीडेड नहीं है, जरूरत नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये तो होगा नहीं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया है कि सीइंग दैट सी, ये जो आपका दिया गया सीइंग और वर, ठीक है। तो सीइंग और वर जो आपका दिया गया ये कभी क्या होते हैं, एक साथ नहीं आते हैं, और जब ये एक साथ नहीं आएंगे तब आप क्या करोगे, इसको भी कैंसिल कर दोगे, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, सीइंग और वर वाला जो आपका एक रूल होता है, ये वाला सीइंग और वर एक साथ नहीं आएंगे, और इस वाला तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो विकल्प जो आपका एक बचता है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सीइंग दैट सी वाज वेरी टायर्ड, वो बहुत थकी हुई थी, ठीक है। आई वॉकड आउट ऑफ द रूम एंड लेट हर स्लीप, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पर देखते हैं आपका ये आपका ये आया था फिल करने के लिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कैसे कैसे क्या बन सकता था, यानी कि जो आप इसको पढ़ोगे तो कर लोगे, हम इसका सीधे उत्तर बता दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपका करना था मीन्स का मतलब होता है साधन, वहाँ पर क्या कह रहा था कि जो टेक्नोलॉजी आई है तो ये क्या कह रहा है, एक साधन हो गया है, या फिर क्या कह सकते कोई माध्यम बन गया है। तो वहाँ पर उसकी तरीके से मानो कि जो लाइफ है वो क्या हो रही है, मतलब थोड़ा आसान हो गई है और इंप्रूवमेंट भी कर पा रहा है। और यहाँ पर जो आसपास रहेगा तो अपने आसपास क्या करेगा, इंप्रूवमेंट करेगा, मतलब ह्यूमन। तो ये यहाँ पर क्या था आपका अगला आंसर, ह्यूमन का इंप्रूव हो जाएगा। फिर क्या हो जाता है, जब वो टेक्नोलॉजी को यूज करेगा तो उसके काम में क्या आ जाएगी, इफिशिएंसी, ठीक है, यानी कि उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये विकल्प भी यानी कि इफिशिएंसी हो सकता है, मतलब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर जो दिया गया है आपका 88 नंबर में, 88 नंबर में क्या हो जाएगा कि किसके थ्रू वो काम कर पा रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या क्या चीजें कर पा रहा है, तो ये थ्रू यानी कि किसके द्वारा, ठीक है। तो विकल्प यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और इन सबके परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या होता है, इन रिजल्ट ऑफ, यानी कि ये आपका रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप वाली बात यहाँ पर, जैसा अभिन्न यहाँ पे अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बात यहाँ पर हो जाएगी। तो आप ये जब पैसेज किनारे मतलब रखोगे और बाकी सब करोगे तो आसानी से कर लोगे। देखो ये आया है आपका वन वर्ड, इसमें क्या कह रहा है, अ पर्सन हु मेक्स मैप, ऐसा आदमी जो क्या करता है, मैप बनाता है। तो मैप बनाने वाला क्या होता है, कार्टोग्राफर, ठीक है। बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर्स क्या होता है, दाब मापी वाला जो होता है, दाब मापी का जो स्पेशलिस्ट होता है, तो वो क्या होता है, बैरोमेट्रिस्ट हो जाता है। सिस्मोग्राफ क्या होता है, वो जो सिस्मोग्राफर जो होता है, जो भूकंप मापता है, ठीक है, वो हो जाता है। और ये थोड़ा यहाँ पर क्या है, मिसप्रिंट टाइप का है, ठीक है। तो बाकी के तीन आपने देख लिया है, और इसका जो इसका आंसर हो जाएगा वो कार्टोग्राफर हो जाएगा। आगे जो यहाँ पर दिया गया है कि हमें क्या करना है, स्पॉट एंड एरर इफ है, अगर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ही ऑट टू, ये क्या हो जाता है, OUGST, ऑट और प्लस टू लगाते हैं,
क्योंकि ये क्या हो जाती है, मॉडल वर्ब हो जाती है। मॉडल वर्ब क्या लेती है इस तरीके से, इसमें क्या करेगा ऑट टू, और कई सेंस में यूज भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होना था, ऑट टू यहाँ लग रहा, ऑट नॉट टू लगना था, यहाँ पर नॉट टू हैव डन एंड सच, इस तरीके से। तो यहाँ पर किस में गलती है, यानी कि बी में गलती है, यानी कि विकल्प आपका एक बी एक वाला सही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं जो हमें अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर ये कह रहा है कि स्पॉट एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड मेक द करेक्ट आंसर। तो इसका जब हम इसको एरर फाइंड करेंगे और सही आंसर देंगे तो क्या होगा। यहाँ पर देखो हमसे ये कहा जा रहा है कि आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर। अब जो लास्ट की बात, लास्ट ईयर, तो मैंने बोला था जब लास्ट ईयर पास्ट ईयर की बात की थी, क्या हो जाता है, हमेशा पास्ट हो जाता है। ठीक है, और ये पास्ट कैसा है, मतलब सिंपल सी बात कर रहा है, तो पास्ट ये हो जाता है हमारा इनडेफिनेट। तो पास्ट इंडेफिनेट में जैसे यहाँ पर ये सी मतलब हैव और सीन, ठीक है, तो सीन तो होगा नहीं, ये हमेशा क्या हो जाता है, सेकंड फॉर्म लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सा सीन, यानी कि सी V2 लगेगा, तो यहाँ पर सा हो जाएगा, यानी कि विकल्प ए मतलब भाग ए में त्रुटि है, तो इस तरीके से भाग ए कहाँ पर चौथा, तो ये आपका क्या हो जाता है, इसके लिए सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर हमें जो बता रहा है कि चूज द आंसर विच मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन गिवन, यहाँ पर इडियम फ्रेजेस। तो इडियम फ्रेजेस दिया गया है, हमें ये कहा जा रहा है कि टू मीट वंस वाटरलू। तो वाटरलू ये क्या हुआ था, इतिहास में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो वहां से क्या हुआ था, एक कहावत बन गई, इंग्लिश में फ्रेज बन गया आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हो जाता है, मीट वंस इन वाटरलू, तो इसका होता है किसी के द्वारा हरा दिया जाना। ठीक है, मतलब किसी के द्वारा कोई हरा दे उसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, मीट्स इन वाटरलू। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा टू मीट्स इन जो हो जाएगा टू मीट्स ऑन ए फाइनल डिफीट। तो फाइनल डिफीट वाला देखो ये यहाँ पर दिया गया, मतलब फाइनल तरीके से उसको किसी को हरा दिया गया। फिर देखते हैं यहाँ पर जो आपका प्रश्न दिया गया है, इसमें हमसे क्या कह रहा है कि पैसिव वॉइस यहाँ पर बताना है हमें। ठीक है, एक्टिव पैसिव टाइप का दिया गया एक्सप्रेशन। यहाँ पर ये कहा गया है कि हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव ओन द गोल्ड मेडल। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वुड हैव के बाद में जब ये लगाते हैं तो यहाँ पे बीन लग जाता है। ठीक है, अब इसमें विल तो होगा नहीं, तो देखो विल इसमें है, हमने आपको ट्रिक बताई थी उसके थ्रू पे देखो सीधे सीधे प्रश्न आ गया है, मैंने जो बताया था जो बोला था सीधे प्रश्न आया है उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के। ठीक है, अगर आपने क्लास की होगी तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाए होंगे। अब ये विल हो गया, तो ये दो ऑप्शन तो हट ही जाते हैं। ठीक है, खत्म हो गए। फिर आगे बचता है यहाँ पर द गोल्ड मेडल वुड हैव बीन ओन बाय हिम इफ ही वर्क हार्ड। ठीक है, तो इफ वाली जो कंडीशन है तो यहाँ पर तो नहीं लगेगी। ठीक है, तो विकल्प ए वाला जो आपका हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। फिर देखते हैं यहाँ पर जो दिया गया ऑपोनेंट। तो ऑपोनेंट दिया गया, हमसे इसमें पूछा क्या जा रहा है कि एंटोनिम बताना है, यानी कि विलोम बताना है। तो ऑपोनेंट क्या जो होता है, यानी कि जो धनी लोग होते हैं वो होते हैं। तो धनी मतलब क्या कह सकते हैं, जो रिच लोग होते हैं। अब इसका एंटोनिम, तो एंटोनिम यानी कि जो पुअर लोग होते हैं, गरीब, तो इसका जो 4 नंबर है उसका उत्तर हो जाएगा। जो आपका सम्चुअस दिया गया है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ एकदम क्या हो, शानदार हो। ठीक है, या शानदार हो सकती है, या फिर कह सकते हो वो वैभवशाली हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन सकता है। रिच तो आप जानते हो सही। और ड्रूप का मतलब होता है कोई चीज़ जब लटकी होती है, जैसे पेड़ में क्या फल लटक रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, इस तरीके से ड्रूपिंग हो सकती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं जो आपका अगला सेंटेंस दिया है, इसमें क्या कह रहा है, करेक्टली एक्सप्रेस करना है, वो कौन सा, डायरेक्ट स्पीच है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है इसमें क्या कह रहा है कि द डॉक्टर डायरेक्टेड द पेशेंट टू गिव अप स्मोकिंग। डॉक्टर क्या कर रहे हैं, पेशेंट को डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो स्मोकिंग छोड़ दे। अब इस क्वेश्चन को हमने लास्ट वाला जो हमने कंप्लीट क्लास ली थी उसमें हमने अच्छे से करवाया था। तो आपने जो मतलब वो क्लास करके गया होगा अच्छे से, इस क्वेश्चन को आसानी से किया होगा। देखो हमने इसमें ये बताया था, जब डायरेक्टर जो मतलब डॉक्टर यहाँ पर सजेशन देता है तो इस तरीके से जब कोई बात आती है तो ये क्या होती, हमने सेंटेंस के टाइप भी बताए थे। तो ये आपके हो जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यहाँ पर डॉक्टर क्या कर रहा है, पेशेंट को सलाह दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहेगा, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए इस बेस पर अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका विकल्प जो है डॉक्टर सेड टू पेशेंट हो जाएगा, और यहाँ पर गिव अप स्मोकिंग ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो शुड तो होगा नहीं, शुड जैसा छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इंपरेटिव में ये नहीं होता है। ठीक है, सीधे ही आपको सीधे यहाँ पर डॉक्टर क्या कर रहा है, सीधे जो सलाह देगा, चाहिए वाली कोई बात नहीं होगी। और वाई डोंट यू क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा है भाई, तो ये भी इंपरेटिव वाला मतलब इस तरीके से यहाँ पे तो नहीं, चौथा वाला भी कैंसिल हो जाता है। डॉक्टर सेड आई एम, तो यहाँ पे कोई रूल नहीं निकल रहा, तो इस तरीके सारे कैंसिल करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे, यानी कि जो आपका दूसरा वाला है आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर एंटरप्रेन्योर है, यानी कि एंटरप्रेन्योर जो आपके जो होते हैं, आपके जो व्यवसायी होते हैं, नए नए आते हैं मार्केट में व्यवसायी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो आपके उद्यमी लोग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, आपके एंटरप्रेन्योर होते हैं। एंटरप्रेन्योर होते हैं। अब मैंने क्या कहा था कि आपसे यहाँ पर क्या खेलेगा, EIOUR करके खेलेगा। ठीक है,
इससे पहले क्लास में मैं डिटेल में बता चुका हूँ। मैंने कहा था कि सीधे ना ये ना पूछ करके मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में मिलेंगे और अच्छी खासी मात्रा में आपसे पूछे गए और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो चाहें तो आप इनको कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो ये वाला जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा। हम इसको यहाँ पर करने का एक तरीका बताते हैं। देखो स्पेलिंग क्या दी गई है, ENT, ठीक है, RE, फिर यहाँ पर लिखा गया है प्री और फिर NEUR। जब आप इतनी बड़ी स्पेलिंग नहीं याद कर सको, दिमाग में ना रहे, तो उसको तोड़ दो पीठ से। देखो प्री आपको याद रहेगा, नर याद रहेगा, एंटर याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप आसानी से इस तरीके से स्पेलिंग कर सकते हो, ठीक है। ये फ्री के नंबर होते हैं अगर आप कर पाते हो तो। फिर यहाँ पर दिया गया है रिवर्बरेशन, इसका मतलब होता है कोई ध्वनि हो वो क्या हो, गूंजे, ठीक है। जिसे आप क्या कहते हो, जब टकराती है फिर वापस आती है तो उसको गूंज कह सकते हैं, या फिर उसे क्या कहेंगे, प्रतिध्वनि कहेंगे, ठीक है। इसके लिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो रिवर्बरेशन हो जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन मतलब आपका जो विकल्प 1 है ये आपका सही उत्तर होगा। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर जो आपका प्रश्न दिया गया है कि मैच द लिस्ट इन द फॉलोइंग। ये अब मैं जब पढ़ा रहा था ये क्या हो, ये सारे क्या हैं, वन वर्ड देखो यहाँ पर दिए गए हैं, टीटोटॉलर, इंसॉल्वेंट, वर्ब्रोस और एपिक्योर। तो जब मैंने ये सब चीज़ें पढ़ाई तो लोगों ने कहा अरे एक ही तो क्वेश्चन आ रहा है, इतना पढ़ाना क्यों, इतना पढ़ाना क्यों। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा कि क्वेश्चन तो भाई एक ही है, लेकिन एक क्वेश्चन में कितने 4 पूछे हैं, क्या 4 पूछे हैं आपके, 1 वर्ड पूछे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं यूजिंग मोर वर्ड देन आर नीडेड, मतलब वो क्या होता है, बातूनी टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो क्या बनेगा, ये देख लेते हैं। टीटोटॉलर होता है जो क्या करे, और या फिर ये इंसॉल्वेंट क्या होता है, जो अपना पैसा ना चुका पाए, ये बातूनी हो जाएगा, ठीक है। और तो इनके क्या कर लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले इनसे मिलाने की कोशिश करते हैं। इंसॉल्वेंट होता है आपका जो दिवालिया होता है, तो यहाँ पर देखो कोई जो पैसा ना चुका पाए, डेप्ट यहाँ पर दिया गया, यानी कि सी का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो सी का यहाँ पर कहाँ पर दूसरा दिया गया, सी का दूसरा देखो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और फिर ए का तीसरा हो जाएगा, कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो बोले मोर शब्द यूज़ करें, ठीक है, तो वर्ब्रोस हो जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर वन हु एब्स्टेन फ्रॉम अल्कोहलिक, यानी कि भाई जो सब दारू वारू ना पिए, है क्या, तो वो टीटोटॉलर हो जाता है। और वन हु इज क्या हो जाएगा, एप्रिसिएशन फॉर द फाइन फूड एंड ड्रिंकिंग, यानी कि खाने पीने में जो बढ़िया जो शौकीन, वो क्या होता है, एपिक्योर टाइप का हो जाता है। तो विकल्प जो आपका 4th है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। फिर यहाँ पर दिया गया है, हमने क्या किया था, सबसे पहली जो क्लास ली थी सिर्फ इसी चैप्टर, मतलब इसी क्या कहते जो आपका चैप्टर था इंग्लिश का, इसकी क्लास ली थी, ठीक है। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया ऐसा ऐसा कैसा है, ठीक है, ये पढ़ा दे कहाँ से आता है, देखो वही आ गया क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है जक्सटापोजिशन कंट्राडिक्टरी वर्ड, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है, तुरंत तुरंत कुछ तरीके से वर्ड आ जाए सेम जैसे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को क्या क्या कहते हैं, आपका जो विरोधाभास अलंकार होता है, विरोधाभास, ठीक है, उस तरीके के यहाँ भाव आता है। यहाँ पे जो आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा ये विकल्प फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। एलेजी मतलब होता है आपका जो शोक गीत होते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। एम्बिगुअस का मतलब होता है कि कोई 2 अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है, 2 अर्थ, यानी कि समझ नहीं आ पा रहे हैं कि दाहिने जाएं भाई की बाएं जाएं, ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, इस टाइप से। एक्रोनिम होता है कि किसी चीज़ का क्या कहते हैं, संक्षिप्त क्या हो जाएगा, रूप, ठीक है, वो चीज़ कैसे बनी, या फिर कैसे कह सकते हैं किसी चीज़ का लघु रूप, ठीक है। तो आपने चीज़ें यहाँ तक कंप्लीट की, बाकी आपको क्या करेंगे, हम जो शॉर्ट वाला जो आपका होगा छोटे छोटे सेट करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो उनमें हम आपको करवा देंगे प्रैक्टिस सेट में, ठीक है, आपके एग्जाम से सारे हो जाएंगे। और इससे पहले जितनी क्लासेस हो चुकी हैं कृपया आप उन्हें कंप्लीट करके जाएं, क्योंकि वो क्वेश्चन ही उन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं।